नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा समाचार। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आधार डेटा का गलत इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को होगी सख्त कार्रवाई। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा, आधार के जरिए देश में रोजाना 3 करोड़ लोगों की पहचान हो रही है प्रमाणित। प्रश्न पूछकर सदन में सदस्यों के मौजूद नहीं रहने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने जताई नाराजगी। कहा, सवाल से संबंधित सूचना जमा करने में काफी संसाधन और समय होता है खर्च। भविष्य में सदस्य रहे उपस्थित। राज्यसभा में गैर सरकारी विधेयक संविधान संशोधन विधेयक 2017 अनुच्छेद 366 का संशोधन पर हुई चर्चा। कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने कहा, कॉलेजियम सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए चर्चा की जरूरत। मंत्री के आश्वासन के बाद सुखेंदु शेखर रॉय ने विधेयक लिया वापस। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी प्रश्नकाल पूरी अवधि तक चला। प्रश्नकाल के दौरान आधार कार्ड की सुरक्षा और डेटा संरक्षण पर सवाल पूछे गए। इसके जवाब में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन को आश्वस्त किया कि आधार का डेटाबेस और लोगों की निजी जानकारियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोगों की डेटा इकट्ठा करने वाली कंपनियां अगर इनका गलत इस्तेमाल करती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां जो डेटा लेती हैं उनका उपयोग सार्थक और रचनात्मक तरीके से होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी कि डेटा संरक्षण कानून बनाने के लिए जस्टिस BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति बनाई गई है और ये समिति डेटा संरक्षण के उपायों पर विचार करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बारे में संसद को भी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर से मांगी जाने वाली सारी जानकारियां देने से बचें। We had issued a very stern message to Facebook. They have responded, they have apologized. We have also issued notice to Cambridge Analytica. And it is important that those who operate their own data should also not give consent. They should keep on asking questions. Today I would like to ask this question. They give 10 options. You can say I will only agree for 2 options. Therefore, both have to work together. The larger narrative as to what legal injunctions are to be provided for, once the Justice Krishna Committee report comes about, will come with that. But we keep on counseling the consumers that you don't give blanket consent when consent is asked. That's how we have to work. लेकिन हाँ, प्राइवेट कंपनियां जो डेटा लेती हैं वो सार्थक रचनात्मक रूप में उसका उपयोग करें तो हम उसका स्वागत करेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे तो सरकार कार्रवाई करेगी। डेटा संरक्षण से जुड़े सवाल पर ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत मौजूदा वक्त में डेटा के अनुसंधान और विश्लेषण का बड़ा केंद्र बन रहा है। आधार के जरिए देश में रोजाना 3 करोड़ लोगों की पहचान प्रमाणित हो रही है। भारत में 121 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड हैं। आधार सुशासन और धन की बचत का अच्छा जरिया है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने एक मुद्दा निजता का है और दूसरा मुद्दा भारत की डिजिटल ताकत बनने का है और हमें दोनों में व्यावहारिक तरीके से तालमेल बिठाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार निजता के अधिकार का पूरा सम्मान करती है, लेकिन निजता आतंकवादियों या भ्रष्ट लोगों के लिए सहारा नहीं होना चाहिए। One is the issue of privacy, one the issue of emergence of digital power. And we must have a pragmatic blend of the two. For instance, in India, we did not go to the debate of net neutrality. We said right of access is not compromisable. And today India is emerging as a digital power. About privacy, which you have alluded to, I cannot call upon the committee's report unless the report comes. But sir, one thing I must tell you, that while we completely acknowledge the right of privacy the Supreme Court has laid down under Article 21, privacy cannot become the plea of the terrorist and the corrupt. This will have to acknowledge. And therefore, a practical, pragmatic view has to be taken. And secondly, while respecting the mandate of right of privacy, India is emerging as a big innovative power in the digital field. That also shouldn't be compromised. अगले साल तक देश की सभी रेलगाड़ियों के डिब्बों में बायो टॉयलेट्स लगा दिए जाएंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी। इससे रेल की पटरियों को नुकसान से बचाने में काफ़ी मदद मिलेगी। यानी अगले साल तक भारतीय रेल में 100% टॉयलेट बायो टॉयलेट हो जाएंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एनसीपी सांसद माजिद मेमन ने
रेलवे में बायो टॉयलेट की जगह वैक्यूम बायो टॉयलेट लगाए जाने की योजना से जुड़ा सवाल पूछा। इसके जवाब में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अतिरिक्त वैक्यूम को फिट करने का काम चल रहा है। ये काम मेक इन इंडिया के तहत बिना बाहर के आयात के DRDO की मदद से किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि अगले साल यानी 2019 तक पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस, दुरंतो और अनारक्षित सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट लग जाएंगे। 60% बोगियों में बायो टॉयलेट लगाने का काम पूरा हो गया है। रेल मंत्री ने कहा कि इससे ट्रैक पर गंदगी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और यूरिक एसिड से ट्रैक को होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा। सभी बोगियों में बायो टॉयलेट्स लगाने के लिए 1220 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। Is that the railways has decided that the entire rail network, all the trains, passenger, express, Durontos, Rajdhanis, unreserved also, second class unreserved, all toilets will be replaced with bio toilets. We have already completed it in almost 60% of the coaches. The balance is in fast progress, fast speed, and by next year it will be 100% bio toilets in the railways, completely eliminating the defecation going onto the tracks, which was not only unhygienic, not only bad for sanitation and cleanliness, but also it was affecting the railway safety, because the uric acid going into on the tracks was damaging the tracks and causing accidents. We are completely eliminating them. राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान किसानों की आत्महत्या का मुद्दा भी उठा। इससे जुड़े पूरक सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने जानकारी दी कि 2016 में किसानों की आत्महत्या से जुड़ी घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखकर कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि की गई है। एकीकृत कृषि, कृषि वानिकी, मछली पालन, गोकुल मिशन, जैविक खेती से संबंधित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। निश्चित रूप से देश में किसानों के द्वारा आत्महत्या ये चिंता का विषय है, लेकिन राज्य सरकार के सहयोग से मोदी सरकार ने जो नई नई योजनाएं चलाई है किसानों के सशक्तिकरण के लिए, जो आंकड़े जो 16 के आए हैं वो निश्चित रूप से उसमें कमी आ रही है। किसानों के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने, आप देखेंगे 5वां बजट आया है, हमारी सरकार आने के 5 वर्ष पहले का किसानों के सशक्तिकरण की बात है। उसमें 1,21,000 करोड़ का बजट था और हमारा 5 वर्ष का जो बजट आप देखेंगे 5वां बजट तो 2,11,000 करोड़ का हमने निवेश किया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने प्रश्न पूछकर मंत्री के जवाब के समय सदन में मौजूद नहीं रहने वाले सदस्यों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सभापति ने प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना सदस्य राजकुमार दूत के किसानों से जुड़े प्रश्न के उत्तर के दौरान उनके सदन में मौजूद नहीं रहने पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि सदस्य प्रश्न करें तो उत्तर के समय उन्हें मौजूद रहना चाहिए। सभापति का कहना है कि प्रश्न से संबंधित सूचना जमा करने में काफ़ी समय, संसाधन और ऊर्जा खर्च होती है। उनका कहना है कि सदस्यों को प्रश्न का महत्व समझना चाहिए। This is a bad tendency. You file a question and you don't turn up when the question comes here. So much time, so much energy, so much resources are spent in collecting information. But in the parliament earlier, because so much expenditure has been incurred, and at least the other should get an opportunity. That's why we are allowing supplementaries in the absence of the honorable member also. But at the same time, I would like to caution the members, this cannot go on forever. You raise a question and very rarely you get opportunity and you don't come to the house. This is not a good thing, but I hope that all the members will take note of the same and then see to it that if they file a question, they should be present in the house. राज्यसभा में गैर सरकारी विधेयक संविधान संशोधन विधेयक 2017 अनुच्छेद 366 का संशोधन पर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के मामले में मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम में कई कमियां हैं और इससे बेहतर व्यवस्था के लिए और चर्चा की ज़रूरत है। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय की ओर से पेश इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 366 में संशोधन की मांग की गई थी। साथ ही कंसल्टेशन यानी परामर्श शब्द की परिभाषा को साफ करने का अनुरोध किया गया था।
राज्यसभा में शुक्रवार का दिन गैर सरकारी विधेयकों के लिए होता है। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय की इसी साल 2 फरवरी को पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक 2017 अनुच्छेद 366 का संशोधन पर आगे की चर्चा हुई। विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 366 में संशोधन करने की मांग है ताकि जजों की नियुक्ति में परामर्श जैसे शब्द की सही व्याख्या की जा सके। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून संसद ने बनाया था, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 366 में संशोधन और इसमें परामर्श यानी कंसल्टेशन शब्द की अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग व्याख्या है और इसे सही रूप में परिभाषित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम से नियुक्तियां हो रही हैं, लेकिन इसमें कई खामियां हैं। The word consultation could not be defined at the time when the Constitution was framed, when the Constitution was enacted under Article 366 of the Constitution of India. So this, I think this is the reason that these judgments are there and the field has been occupied by the judicial pronouncement. Now this is a very important bill, but since this is the bill which required the discussion with various stakeholders who are concerned about it, and we want all eminent persons, we are required to discuss with them, and thereafter we are required to frame our opinion and view, and thereafter we can only bring the legislation. चर्चा में सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि कंसल्टेशन का कई जगह अर्थ बाध्यकारी के रूप में लिया जाता है, जिसे ठीक किए जाने की जरूरत है। The word consultation has been used in different articles of the Constitution, and the Honourable Minister has also reiterated it and explained the consequences if in each and every article where this word consultation has been used, if that means concurrence, then there may be a stalemate in many areas and the government may not function properly. चर्चा में तमाम सदस्यों ने ये भी कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया की जरूरत है। Now that there are some allegations that the collegium system is not being worked out properly, and there are some loopholes in that, and there are some infirmities in that, it has to be revised. Definitely, it has to be thought of, and the collegium system has to be revised now in accordance with the present structure and in accordance with the present situation. The need of the hour is to establish a transparent mechanism, more transparent, for the purpose of appointment of higher judiciary, which involves non-binding good faith consultation between the judiciary and executive. There is no adequate representation for women in judiciary. How to do it? Because we need women, and there is no adequate representation to SC, ST and OBC. Judiciary रोशनी का एकमात्र सुराग होता है। मैडम, उस सुराग को मकबूल रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि रोशनी के उस सुराग में सारे रंग हो, कोई तिरंगा ना दिखे। मंत्री के आश्वासन के बाद विधेयक के जरिए संविधान संशोधन की मांग को सुखेंदु शेखर राय ने वापस ले लिया। इससे पहले दोपहर 2:30 बजे गैर सरकारी विधेयक पर चर्चा की शुरुआत के समय पहली बार कहकशां परवीन ने सभा की अध्यक्षता की। उन्हें बीते सत्र में ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने उप सभापति के पैनल में शामिल किया था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा की कार्रवाई कोरम पूरा नहीं होने की वजह से सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। दरअसल गैर सरकारी विधेयक संविधान संशोधन विधेयक 2017 अनुच्छेद 366 का संशोधन वापस लिए जाने के बाद कांग्रेस और अन्ना द्रमुक के सदस्यों ने सदन में कोरम नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विधेयक वापस लेने के लिए सदन में कोरम पूरा होना जरूरी है। इस पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने कहा कि सदस्यों को यह मुद्दा विधेयक वापस लिए जाने से पहले उठाना चाहिए था। अब विधेयक वापस लेने की प्रक्रिया क्योंकि पूरी हो चुकी है, इसलिए उस वक्त उपसभापति के पैनल में शामिल कहकशां परवीन पीठासीन थी। उन्होंने सदस्यों की गिनती कराने को कहा और कोरम नहीं होने को देखते हुए दोपहर 3:49 पर सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उस वक्त सदन में 23 सदस्य मौजूद थे, जबकि कोरम के लिए कम से कम 25 सदस्यों का सदन में मौजूद रहना जरूरी होता है। सदन के संचालन के लिए जरूरी है कि उसकी कार्रवाई के दौरान कुल सदस्य संख्या के 10% सदस्य सदन में मौजूद हों। इसी के साथ राज्यसभा समाचारों में इतना ही। नमस्कार।